ठीक है। तो आज हमारा लास्ट वीक वीक सिक्स सिक्स का डे वन है। और अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स आउटलाइन इस वीक में हम अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो कि ये से एडवांस टॉपिक है बेसिकली, उसको हम कवर अप करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक मेन पॉइंट था कि रिसेंट वीक्स में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है या कोई कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो इंडीड वो पूछ सकता है। और अगर किसी ने कुछ चीज़ प्रेजेंट करनी है रिसेंट वीक्स में, ठीक है, तो हम काम ऐसा करेंगे कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है उसको साइड पे रखें हम। जो हमने रिसेंट वीक्स में कवर किया है उनको हम लाइक उन पे एक मजबूत clip बना लेंगे। तो अगर आप लोगों को लाइक यू आर श्योर कि हमें जो रिसेंट वीक्स में हमने कवर अप किया है हमें वो क्लियर है, तो फिर हम अपने जो एडवांस टॉपिक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग उसकी तरफ हम स्टेप स्टेप ऑन करते हैं। वरना फिर अगर किसी ने कुछ पूछना वगैरह है या कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है तो प्लीज़ वो बता सकता है। जी, एनीबॉडी? सर मैं कल प्रेजेंट करना चाहता हूँ, अगर हो सकता है तो। जी बिल्कुल सर, श्योर। आप को आप फेमिलियर हैं कि आपने कल यानी क्या प्रेजेंट करना है, कि आपने भी प्रिपेयर करना है? यस सर, मुझे आइडिया है टॉपिक्स का, आइडिया है। लेकिन मैंने अभी ठीक है। प्रोग्राम। हम्म। हाँ तो सर कोई मसला नहीं, आप एक काम करिएगा कि कल सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम से। ठीक है। और कल जैसे सेशन शुरू हो तो आप मुझे एक दफ़ा रिमाइंडर दे दीजिएगा ये मैंने कल के सेशन प्रेजेंट करना है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, कल के सेशन में प्रेजेंट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना अभी ज्वाइन किया आई कोड गुरु को। तो हम्म। सर पूछना चाहता था कि मेरे लिए क्या क्या गाइडलाइन है इस बारे में। सर देखें, अगर मैं कोड गुरु का आपको मोटो बताऊं बेसिक, तो हम कहाँ से शुरुआत करवाते हैं, हम अपने एआई की जर्नी शुरू करते हैं क्योंकि आगे सारा बेसिकली जो दौर है वो है ही एआई का। तो हम जो बेस शुरू कराते हैं ना, क्योंकि देखें हर प्रोग्रामिंग की एक बेस लैंग्वेज होती है, पाइथन से शुरू करवाते हैं। तो आपके सर क्या कहाँ तक कहते हैं आई एक्सपीरियंस है कोड गुरु प्रोग्रामिंग के को। अंदर? जी सर। आपका कहाँ तक यानी एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग के अंदर? सर सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है और पाइथन वगैरह बेसिक्स बस आते हैं। ठीक है, बेसिक्स आती हैं। तो फिर आप एक जी काम जी। करिए कि ना आप अपनी जो अकॉर्डिंग टू आई कोड गुरु, या फिर मैं अगर अपनी सजेशन दूं तो आप अपनी पाइथन की जो बेसिक्स है उन्हें मजबूत करें, पाइथन के ऊपर अपनी ग्रिप अच्छी करें। और फिर आप एक क्या करें कि कुछ आई कोड गुरु पे पाइथन के सेशंस होंगे वो प्रेजेंट करें, उनको ज्वाइन करें। ठीक है। अपकमिंग टाइम में जो आपको लगेगा कि आपकी पाइथन की ग्रिप मजबूत हो चुकी है तो अब आप एक कोर्स भी जी कंडक्ट सर। करवा सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब पाइथन आपको लगे कि मेरी क्लियर अप हो चुकी है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो डीएसए की तरफ होना चाहिए। क्योंकि डीएसए सबसे यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और डीएसए की तरफ अपने फिर वो लाइक एग्री मजबूत करिएगा। उसके बाद फिर लाइक आप जो शुरू का जो है ना बेसिकली शुरुआत आप इसी चीज से करिए। और बाकी आई कोड गुरु के ऊपर हमारे पास कुछ लाइक सर जफर शाह की तरफ से यूएसए के रोड मैप की यानी 4 टॉक्स होंगी, उनको आप देखें यूट्यूब पे जाके। और बाकी जी सर। जो बेसिक्स होते हैं हमारे पास यही है कि आप अपनी पाइथन को स्ट्रॉन्ग करें, अपने जो डीएसए का कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। और इसी तरह आप कंटिन्यू करें। लेकिन मेन यही है कि आप इन बेस से शुरू करें, बाकी आपको जो रोड मैप होगा वो इंशाल्लाह खुद ब खुद मिलता जाएगा। जी सर। सर ये जो डीएस है ये यही से सेशन ज्वाइन करने से पता चलेगा उसके बारे में। बिल्कुल। देखिए हमारे पास इंटरनेट है, यहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं पढ़ने के सीखने के। आई कोड गुरु पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लाइव सेशन लेते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हम लाइव कुछ बोलते हैं या सीखते हैं ना, तो उससे क्या होता है हमारा जी जो सर। ब्रेन है वो ज्यादा अटेंटिव रहता है। ठीक है। तो जी आप सर। वहाँ जी पे सर। लाइव सेशन को अटेंड करें, उससे सीखें, वहाँ पे बोलें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करें, ज्यादा प्रेजेंट करें। उससे फिर क्या होगा कि जी आपकी जो सर। लाइक आपके स्किल्स होंगे, स्पीकिंग स्किल्स ज्यादा बूस्टअप होंगे। और इन द फ्यूचर अगर आपको लगता है कि मैं डीएस से मुझे काफी अच्छी ग्रिप है और मैं पढ़ाना चाहता हूँ डीएस से, तो आप फिर वो आईकुड ग्रुप पे डीएस से सेशन पढ़ा भी सकते हैं इंडीड। जी सर। सर ये आखिरी क्वेश्चन मेरा ये था कि पाइथन की बेसिक के बाद लाइब्रेरी पढ़ना जरूरी है या डायरेक्ट डीएसए पे जाना चाहिए। देखिए प्रेफरेबल तो ये है कि आप डीएसए पे जाएं। ठीक है। जो हम एक चीज होती है कि प्रोजेक्ट्स को डीएसए वगैरह को इन चीजों को हमने मैनेज करना होता है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो आप पाइथन के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, प्रोजेक्ट में हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज वगैरह यूज होती है तो उनको आप पढ़ लें। जेंगो जी वगैरह, सर। जेंगो नहीं सॉरी, जो बाकी जो है एनाकोंडा वगैरह उनको आप देख लें।
अगर आपको दिल करता है हमें डीएसए की तरफ ग्रिप मजबूत करनी है तो वो, लेकिन आपको करने दोनों ही पड़ेंगे। एक टाइम में अगर जब कहेंगे डीएसए के बाद मेरा डीएसए हो गया, मैंने लाइब्रेरीज तैयार करनी है, या आप ये भी कहेंगे मैं लाइब्रेरीज कर ली है, मैं अब डीएसए करना चाहता हूँ, तो वो आप पे डिपेंड जी करता जी सर। जी सर। जी सर, है। थैंक यू सर। ठीक है। तो टाइम हमारा काफ़ी हो गया आगे, तो फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हमारे जो डीएसए के रिलेटेड बेसिकली, स्पेसिफिकली कोई रिसेंट वीक्स में, तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अपने सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी क्वेश्चन है, मतलब कि मैं रिसेंटली अभी फर्स्ट सेशन है मेरा कोड करो पे, और दूसरा हम्म। एक कि मेरा जो बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है। तो मैं आगे यानी मास्टर की कोर्स करना चाह रहा हूँ इस। तो मेरे लिए भी ये पाइथन और डीएसए सीखना जरूरी है या नहीं? सर लास्ट दोबारा रिपीट करिएगा। सर मेरे मेरा बैकग्राउंड जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेस जी जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मेरे लिए ये जरूरी है पाइथन और डीएसए? अ, देखें बेसिकली ये हमारा जो ये सेशन है वो डीएसए का ही है, ठीक है। आपकी ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चनिंग वगैरह मैं आपको थोड़ा आइडिया जरूर दे दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि क्वेश्चन है ना हमारे जो स्लैक के अंदर चैनल है ब्रिंग योर क्वेश्चन, या सर जफर शाहिद से या किस सर रिजवान से आप सर उनको जबर से, सर जबर तो इस पे फोकस कर रहे थे, तो मैंने एक सेशन लिया बिल्कुल। था, वो फोकस कर रहे थे कि कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो उसके लिए ये पाइथन हाँ, और जो है जरूरी तो डीएसए है, का होना डीएसए इंडीड जरूरी है। जरूरी है, डीएसए हमारे पास इंजीनियरिंग के हेल्थ फील्ड में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैकेनिकल के अंदर रहते रहते आप एआई को अप्रोच करें, तो आपके लिए पाइथन और डीएसए तो बिल्कुल बहुत ही जरूरी होगा। तो ये शॉर्ट सा आंसर है सर मेरी इस तरफ से। मेरा जी जी। मेरा मेरा क्वेश्चन यही है कि मतलब कि मैं कैसे यूज कर सकता हूँ ये, और डीएसए मेरे लिए कैसे हेल्प कर देखिए सकते हैं आप, थ्रू आउट द करियर? आई गेस अभी तो हमारा टाइम शॉर्ट है, सर मैं प्रेफर करूंगा कि आप मुझे डायरेक्ट अगर लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें, या फिर आप कहीं और स्लैक में पूछ लें तो बेटर है, क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा गुजर रहा है, तो हम अपने सेशन की तरफ कंटिन्यू करना है। तो सर बेटर ये है कि आप सर जफर से पूछ लीजिएगा, या आप लाइव जो हमारे पास ब्रिंग योर क्वेश्चन वाला चैनल है वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है। नो इशू, थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट सर। ठीक है, तो फिर हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए लास्टली अगर किसी ने कुछ समझना हुआ लास्ट 5 वीक्स में से तो वो पूछ सकते हैं, तो हम उसकी तरफ देख लेते हैं, वरना उसके अलावा फिर हम अपने सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर हम अपने सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा वीक 6 का डे 1 है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मेरे पास जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेरे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है बेसिकली। और आज हम इंशाल्लाह डायनेमिक प्रोग्रामिंग को लाइक इन डेप्थ देखेंगे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है। हम हमेशा से लाइक जब डीएसए पढ़ते हैं तो एक चीज होती है कि काफी आपसे दूर है, लेकिन आप जो उसका नाम सुनते हैं ना तो आपको थोड़ा डर लगता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। सॉरी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको थोड़ा सा ना लाइक लगता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या, लाइक सुनने में आपको थोड़ा सा फील होता है कि सुनते ही या बोलते हुए ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इट्स नॉट जस्ट लाइक एनी कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स जस्ट अ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आपने पहले कुछ डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, उनको पढ़ा है, उनके लीड कोड पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, इसी तरह हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो ना जो हम कहते हैं ना वास्ट है, अंदर का चीजें काफी ज्यादा है, वो तो इंडीड है, लेकिन इटसेल्फ जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ना, ये कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल या ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। हाँ, थोड़ी इन डेप्थ फील्ड होगी, यानी इन डेप्थ डेटा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट सेल्फ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग या कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज के सेशन में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को देखेंगे, उसके कोर आइडियाज, उनकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इटसेल्फ हम उसे डेटा स्ट्रक्चर तो कहते ही कहते हैं, लेकिन हम अगर इनको सिंपल फॉर्म में कहें ना तो वो हम एक टेक्निक ही कहते हैं, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं जिनको हम यूज करते हैं। और जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बना है ना, वो सिर्फ एक चीज नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टेक्निक से बनकर एक डाटा स्ट्रक्चर हमने नाम दिया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। इसके अंदर कुछ सेवरल हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, उनको यूज करते हैं हम, ठीक है। तो हम जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है हमारे पास, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ क्लेवर वे टू फाइंड द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर ट्रिकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इटसेल्फ डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो हमने एक नाम ही दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो हमारे पास एक क्लेवर वे है, हमारे पास जो एफिशिएंट सोल्यूशन निकालने के लिए, हमारे पास जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जो कि लाइक काफी लंबी होती हैं, ठीक है, वो काफी
लाइक इन लेंथ में हमारे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा ख़राब करती हैं, वो हम क्या करते हैं, एक क्लेवर वे यूज़ करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, जिससे हम उन ट्रिकी प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर, ठीक है, और फिर उसी जो हमने कुछ पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया है उसी को यूज़ करते हैं हम अपनी जो मेन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, अच्छा, आप एक रूल सर जफर शायद मोस्टली बताया करते हैं, 2080 रूल, आप उससे फेमिलियर हो तो अगर आप किसी भी टॉपिक का कोई 20% पार्ट समझ सकते हैं ना, तो देर इज 80% चांस कि आप उसके अंदर मजीद काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बेस चीजें समझ आ गई ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ बेस सीखा, अंदर ही चीजें आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बेसिक सीख लिया ना, तो पीछे रह कुछ नहीं गया, पीछे बस काम है जिसको आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी ग्रिप मजबूत करनी है, तो वो उसको आप करके आगे मजीद समझ सकते हैं। तो ये एक बेसिक से यानी चीज़ है बड़ी, जिसके अंदर लाइक इस चीज़ से मेरा मकसद ये कहने का था कि डायनिंग प्रोग्रामिंग के अंदर चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर जो बेसिक चीज़ है ना सबसे ज़्यादा, अगर हम उनको समझ लें तो आपके लिए पीछे कोई रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लाइक टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम मेमोराइजेशन कहते हैं और टेबुलेशन कहते हैं। ये कुछ बेस कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे मेमोराइजेशन हो गया। अब मेमोराइजेशन अगर आप नाम देखें हैं तो आपको क्या लाइक पहली चीज दिमाग में आ रही होगी मेमोराइजेशन से, यही आ रही होगी मेमोरी। काफी फेमिलियर सा करता है, सिमिलर वर्ड है मेमोराइजेशन और मेमोरी का। तो मेमोराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी के अंदर हमारा जो आंसर उसको स्टोर कर लेते हैं। और इसके अलावा टेबुलेशन, टेबुलेशन का वर्ड आप लाइक सिमिलर कर ले टेबल बनाने से। तो टेबल बना के या फिर मेमोरी के अंदर हम अपने आंसर को स्टोर करके अपना जो आंसर है ना, अपना जो प्रॉब्लम है, उसको मजीद एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, जिसके अंदर बिल्डिंग फ्रॉम बेस्ट पार्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं कि द बेस्ट वे टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम इज टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट्स स्मॉलर पीसेस एंड कंबाइन them। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर दें और उसको फिर कंबाइन कर करके हम उसका एक बड़ा जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको कंबाइन कर करके छोटी पीसेस से उसको फिर हम बनाए कंस्ट्रक्ट करें। उसके अलावा रिपीटिंग स्मॉल प्रॉब्लम्स यू ऑफन रन इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स द एग्जैक्ट सेम स्मॉल प्रॉब्लम्स मल्टीपल टाइम्स व्हाइल ट्राइंग टू फिगर आउट मेन प्रॉब्लम। तो लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि जस्ट अ सेकंड, हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक अरे है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने ये हर एक वेरिएबल का स्केयर निकालना है मैनुअली, ठीक है। तो हमारे पास अब वो अरे है, उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो रिपीटिंग भी होंगी, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें, हम पहली वैल्यू बचाएं, वो वैल्यू लेट्स से 5 है, फिर अगली वैल्यू चेंज हुई थी, फिर दोबारा से 5 आया था मेरे पास। तो हम क्या करेंगे कि जो स्केयर है वो तो डायरेक्ट निकल आता है, लेकिन मैनुअली बात करें तो वो थोड़े से हमारे पास कुछ लाइक ऑपरेशंस लगते हैं उसके अंदर, ठीक है। हमने पहले 5 का निकाला, उसके बाद हमने 6 का निकाला, फिर हम दोबारा से 5 का निकाल रहे हैं उसके ऊपर ऑपरेशन लगा के। एक तो हमारे पास ये तरीका है। दूसरा हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम 5 का पहली दफा निकालें, पहली दफा में हम 5 का निकाल लें, उसको हम किसी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लें कि 5 का जो स्केयर है वो 25 ही है, जो मर्जी कर लो उसका आंसर 25 ही आना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमने पहली दफा 5 का निकाल लिया, फिर हमने 6 का निकाल लिया, 6 का भी हमने 36 रख दिया। फिर जब नेक्स्ट टाइम मेरे पास 5 आएगा ना, तो मुझे कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी जो मेमोरी के अंदर पहले ही 5 का जो स्केयर है वो पड़ा हुआ है। उससे क्या होगा कि मैं कोई ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा या कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ही जहां पे मुझे 5 नजर आएगा ना, मैं वहां पे 25 दस्ती लिख दूंगा कि मेरे पास, क्योंकि पहली मेमोरी में स्टोर है। तो जब मेरे पास 5 आएगा तो मैं डायरेक्टली उसका वहां पे 25 आंसर लिख दूंगा। तो ये लाइक आप देखें कि हम इस तरह मेमोरी के अंदर स्टोर करके अपना जो आंसर है उसको हम लाइक अपनी प्रॉब्लम को एफिशिएंट बना सकते हैं, ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हमारे पास एक ही दफा जो लाइक एक प्रॉब्लम है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करें कि उसका पहली दफा में आंसर निकाल लें, और जब वो दोबारा रिपीट होगा तो हम क्या करें कि जब वो रिपीट हो रही है तो वो पुराना जो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर है ना लाइक हमारा आंसर, उसको हम उसी रिपीटिंग प्रॉब्लम के ऊपर डायरेक्टली इंटरप्रेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा मेमोरी और बिल्डिंग अप, हमारे पास मेमोरी में टॉप डाउन और बॉटम अप का, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि मेमोरी हमारे पास जो हमने पढ़ा था ना मेमोराइजेशन, ये हमारे पास टेक्निक है टॉप, जिसे हम टॉप डाउन भी कहते हैं बेसिकली, और बिल्डिंग अप जिसे हम बॉटम अप कहते हैं, जिसे हमने टेबुलेशन को भी कहा था, ठीक है। तो ये
कुछ टेक्निक्स है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जिसको हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं। ठीक है। और ठीक है, तो मेरे पास ये था। और जस्ट अ सेकंड। जी मैम नजमा, क्या कह रही थी आप? मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई आपकी। सर आप अरे वाला करवा रहे थे तो क्या आपने कोई और स्क्रीन शेयर की थी? अरे वाला? जी अभी आप और एक का बता रहे थे ना, आप फाइव कुछ स्क्वेयर वगैरह। नहीं, मैंने स्क्रीन, हाँ मेरी शेयर ही थी बिल्कुल। ये प्रेजेंटेशन वाली शो हो रही है, इसके अलावा तो कोई नहीं शो हो रही। जो पीडीएफ, सॉरी पावर पॉइंट वाली है। जी जी। हाँ तो यही शो की है मैंने, उसके अलावा कोई भी नहीं की मैंने। ओके। ओके, मुझे लगा शायद कोई और शेयर किए तो मुझे शो नहीं हो रही। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास कुछ ये कोर कॉन्सेप्ट्स है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। और इसके बाद हम कुछ लाइक एग्जाम्पल से देख लेते हैं हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमने टेक्निक देखी है। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर मेरे पास अगर कुछ बहुत ही बेसिक या मेन टेक्निक्स है ना, अगर कुछ बात करूं मैं, जस्ट अ सेकंड। तो मेरे पास, ओके, तो मेरे पास यहाँ पे आती है सबसे पहले रिकर्सिव वे, जिसे मैं क्या कहता हूँ, रिकर्जन कहता हूँ बेसिकली। आपने रिकर्जन पढ़ा है, ठीक है। रिकर्जन को हम बेसिकली डायनेमिक भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी जो एग्जीक्यूशन के टाइम अपना जो आंसर है या अपने एग्जीक्यूशन वो चेंज कर सकता है, अपना साइज चेंज कर सकता है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो ये बेसिक रिकर्जन, लाइक बेसिक रिकर्जन का टॉपिक है ना, बेसिक रिकर्जन का कॉन्सेप्ट, वो भी डायनेमिक के अंदर आया था। इसके अलावा हमारे पास एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर था मेमोराइजेशन, जो हमने अभी नाम ही देखा है, इसको मैं मजीद आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास टेबुलेशन है। ठीक है। तो बेसिकली हम बताया गया है कि जब हम रिकर्जन यूज करते हैं, तो रिकर्जन के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो कि बहुत ही लाइक लॉन्ग वे में, हमारी जो रिकर्जन के साथ जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाता है, इस तरह हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, हमारी जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं रिकर्जन के अंदर वो भी बढ़ती जाएंगी। और इसके साथ साथ मेरे जो लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं, लेट से मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, हम फिबोनाची की एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ही बेसिक और मेजर एग्जांपल है हमारे पास। मेरे पास यहाँ पे जस्ट सेकंड। आज हम जो अपना डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ना, उसकी बेस को समझने के लिए हम फिबोनाची नंबर्स का यूज करेंगे। ठीक है। इससे, क्योंकि हमारी जो बेस समझने के लिए वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है फिबोनाची की, तो उससे आपको इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो हमारे पास फिबोनाची का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? फिबोनाची में होता क्या है कि, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, मेरे पास एक प्रॉब्लम है फिबोनाची की। ठीक है, इसका स्टेटमेंट समझते हैं, फिर हम एक्सकेलेटर में देखते हैं, फिर हम स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पे क्या ना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। जो फिबोनाची नंबर है ना, the Fibonacci numbers commonly denoted f of n form a sequence, sorry, called the Fibonacci sequence, such that each number is the sum of two preceding ones starting from 0 and 1। अच्छा, बेसिकली वो क्या कह रहा है, ये हमारे पास जो फिबोनाची होता क्या है, मेरा जस्ट फिबोनाची मेरे पास होता क्या है, मेरे पास लेट्स से 4 है, मैंने 4 का फिबोनाची निकाला। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जीरो से शुरू करूंगा और मैं 4 तक जाऊंगा। और वो शुरू कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, मैं दो नंबर लूंगा। ठीक है। और दो नंबर मेरे पास 0 और 1 के होंगे। ठीक है। और वो क्या कह रहा है बेसिकली, उसने कहा है कि मेरे पास जो ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 1। वो कह रहा है बेसिकली मेरा जो नंबर है ना, वो एक सम है अपने रिसेंट टू नंबर्स का। ठीक है। वो कैसे, मेरे पास 4 का मैंने निकालना है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं उसको अपना थोड़ा सिंपलीफाई करूँ, थोड़ा डिवाइड करूँ, तो जो 4 है मेरे पास वो फिबोनाची 3 है, और मेरे पास फिबोनाची 2 है। ठीक है। और जो मेरे पास एफ फिबोनाची 3 है, वो जो मेरे पास सम है फिबोनाची 2 का और फिबोनाची 1 का बेसिकली। ठीक है। और जो 2 मेरे पास है वो मेरे पास फिबोनाची 1 का सम है,
और फिबोनाची जीरो का सम है बेसिकली, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास जो मेरा F2 है, ठीक है, वो मेरे पास मेरा F1 का सम है और मेरे पास F0 का सम है, ठीक है। और 1 और 0 से नीचे कोई मेरे पास कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह मेरे पास अगर आप देखें ना कि हमारे पास जो कह रहा है रिप्रूव टू प्रीसीडिंग वैल्यूज सम है, तो इस तरह मेरे पास जो 4 है ना, वो फिबोनाची ऑफ 3 और फिबोनाची ऑफ 2 का सम है बेसिकली। तो हमारे पास फिबोनाची में होता क्या है, यही कि जो हम वैल्यूज बनाते हैं ना, वो हम कैसे बनाते हैं कि जो हमारी लास्ट टू वैल्यूज है ना जिनका सम हमने करना है, उनको सम करके हम अपनी नेक्स्ट वैल्यूज बनाते हैं। अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो मेरे पास जीरो, मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ फिबोनाची के। मैं 0 1 शुरू करता हूँ और मैं 0 1 को प्लस करता हूँ, 0 को 1 से प्लस करूँ मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो टू रिसेंट वैल्यूज थी, जो कि 1 और 1 है, इनको प्लस करता हूँ मैं, मेरे पास 2 आएगा। फिर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। फिर मैं 3 और 2 को प्लस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 5 आएगा। इस तरह मेरा सीक्वेंस बनता जाएगा। फिर मैं 3 5 को प्लस करूंगा तो 8 आएगा, 5 और 8 को प्लस करूंगा 13 आएगा, 13 और 8 को प्लस करूंगा 21 आएगा। आपने कभी भी अपनी जिंदगी में फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची नंबर का कॉन्सेप्ट है उससे फेमिलियर होंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है कि हम फिबोनाची नंबर को कैसे कॉम्प्यूटेट करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम जो अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझेंगे वो हम फिबोनाची नंबर के थ्रू ही समझेंगे कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। तो मेरी स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, लाइक फिबोनाची सीक्वेंस की इसने एग्जांपल दी है तो हम रिकर्सिव वे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम मेमोराइजेशन का यूज करते हैं, हम अपने फिबोनाची नंबर निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम टेबुलेशन का यूज करते हैं, अपना फिबोनाची नंबर कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और हम वो करते कैसे हैं वो मैं आपको मजीद बताता हूँ आगे। इसके अलावा जो टाइम और मेमोरी की जो एनालिसिस है उसके बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसे फास्ट बनाती है। कैसे बनाती है, हम अपनी, मैंने आपको बताया था कि मेमोरी मेमोराइजेशन का यूज कर सकते हैं, हम अपने आंसर को मेमोरी के अंदर स्टोर करवा लें या कैश के अंदर स्टोर करवा लें, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब हमें उस दोबारा से उसी लाइक प्रॉब्लम को फेस करेंगे, हमारे पास पहले ही उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास बेसिकली हमारी मेमोरी के अंदर पड़ा होगा। इसके अलावा मेमोरी की बात करें, ये हमारे पास टाइम था। अगर जो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारे पास O ऑफ n ही आती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात बात करें तो जितनी हमारी लाइक मेमोरी यहाँ पे यूज हो रही है, कॉम्पिटेट हो रही है, वो मेजरली हमारे पास आम केस में O ऑफ n ही होती है, ठीक है। और हमारे पास बताया है कि हम किस तरह ही अपनी प्रॉब्लम को मजीद, हम अपनी जो सोल्यूशन है उसको कैसे बेटर बना सकते हैं, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास कंक्लूजन है कि हम जो हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास जो फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर यूज होता है, ठीक है। हम अपनी जो प्रॉब्लम स्टाइल है कि हमने किस तरह अपने लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हम मेमोराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, टैबुलेशन के थ्रू कर सकते हैं, रिकर्सिव के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लाइक किस तरह करना है ये हम खुद अपना स्टाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब मेन की तरफ जाएं कि हम कैसे लाइक किस तरह हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे कि हमने फिबोनाची नंबर एक प्रॉब्लम थी, मैंने आपको पहले बताया कि फिबोनाची नंबर के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने सीक्वेंस के थ्रू अपना एक नंबर कॉम्प्यूटेट करना है, ठीक है। और फिबोनाची नंबर बेसिकली होता क्या है, सच दैट ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वंस स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 1। और हमारे पास उन्होंने बताया कि जो हमारे पास एफ ऑफ 0 है वो 0 के इक्वल है, एफ ऑफ जो 1 है वो 1 की इक्वल है। उन्होंने हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन और एफ एन माइनस टू। ये हमारे पास बेसिक एक जो फिबोनाची निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने जो फिबोनाची नंबर निकालना है, अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी अप्रोच यूज करके, कौन सी टेक्निक यूज करके हम अपना फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखें तो एग्जाम्पल 1 है, मेरे पास इनपुट है उसके अंदर 2 है, ठीक है। और हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे आ रहा है कि हमारे पास जो एफ ऑफ 2 है वो मेरे पास इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0। वो कैसे, कि उन्होंने बताया था कि हमारे पास जो फिबोनाची नंबर होता है, हमारे पास जो हमारे पास टू रिसेंट नंबर्स हैं उनको प्लस करके हमारे पास जो हमारा फिबोनाची नंबर कैलकुलेट होता है। वो कैसे, हमारे पास यहाँ पे जो
f(2) था। सर लेकिन और ये तो रिकर्जन के थ्रू हम सिंपली कर सकते हैं ना, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग और रिकर्जन में क्या डिफरेंस है? ये मैंने असल में अभी टेक्निक्स बताई नहीं है सारी टेबुलेशन मेमोराइजेशन की। मैं अभी बेसिकली जो मेरा प्रॉब्लम है फिबोनाची नंबर का उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तीनों टेक्निक्स को यूज करते हुए फिबोनाची नंबर किस तरह निकालना है, मैं आपको अभी ये लाइक अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ओके सर। हमारे हमारे पास ये लाइक कैसे हुआ कि हम फिबोनाची नंबर, हमारे पास f(2) था, ठीक है। f(2) हमारे पास कैसे आ रहा है? हमारे पास जो 2 इसके पिछले नंबर थे ना, हमारे पास लेट से फॉर्मूला है मेरे पास f(n-1) और प्लस f(n-2). तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि n-1 मेरा जो प्लस n-2, ठीक है। मेरे पास अगर मेरे पास 2 मेरा n है, ठीक है, तो अगर मैं 2-1 करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास 2-1 लिखता हूँ, मेरे पास 1 आएगा, ठीक है, प्लस n-2। अगर मैं अपने 2 में से, यानी 2 है मेरा n है और मैं 2 में से 2 माइनस कर दूं, तो मेरे पास 2 में से 2 माइनस करूं, मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे मेरा 0 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों का आपस प्लस करूँ, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो फिबोनाची है ना, ठीक है, मेरा 2 का फिबोनाची, वो मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है बेसिकली। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि किस तरह हम फिबोनाची नंबर हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन हमारे पास हमने इसको आइटरेटिवली सोल्व करना है, ठीक है। अब अगर मैं आपको, सबसे पहले आपने बहुत ही बेसिक हमेशा एक कोड देखा होगा कि हम फिबोनाची नंबर को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं इफ, हमने जैसे उन्हें बताया था कि हमारे पास बेस केस उन्होंने दिए थे, अगर मेरा f(0) है वो 0 के इक्वल होगा और f(1) है वो 1 के इक्वल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपने बेस केस लिखता हूँ इफ f ऑफ, जस्ट सेकंड, तो मेरे पास, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि अगर मेरा f, सॉरी, जो मेरा n है, ठीक है, अगर मेरा n इज स्मॉलर और इक्वल टू 1 है, तो मुझे क्या करो, रिटर्न कर दो बेसिकली n, जो मेरे पास जो मेरी वैल्यू होगी। इसके अलावा क्या करो, एल्स में आके मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पे शुरू में यूज किया था, वो क्या था मेरे पास, मैं यहाँ पे यूज करूंगा ना रिकर्सिव कॉल, जो मेरी थी सेल्फ डॉट फिब, क्योंकि फिब मेरा फंक्शन है, मैं अपना वहाँ पे लाइक फंक्शन कॉल करूंगा दोबारा से, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, n-1 प्लस सेल्फ डॉट फिब n-2, और मैं इसे रन करूँ तो नॉन टाइम एक्सेप्टेड एरर। अच्छा अच्छा, सॉरी मैम नजमा, कैन यू प्लीज करेक्ट मी हियर? मुझे थोड़ा सा ना जरा कंफ्यूजन हो रही है। सर आप ये इधर लेस देन इक्वल टू 1 के बजाय लिखें इफ n इज इक्वल टू 1 और 0। हाँ सॉरी मतलब सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक, माय मिस्टेक। मुझे इससे थोड़ा सा ना भूल गया था। मुझे यहाँ पे अगर मेरा जो, सॉरी, एन है, अगर वो 1 के इक्वल होगा, मेरी रिटर्न 1 कर दो, और अगर मेरा एन है इज, सॉरी, एन इज इक्वल टू 0, तो मुझे रिटर्न कर दो 0 बेसिकली। तो ये मेरा ना बेस केस है, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी। तो अगर मेरे पास ये बेस केस हो गया, हम रिकर्जन में हमेशा बेस केस को यूज करते हैं, तो अगर मेरा जो n है वो 1 के इक्वल होगा, या n जो है मेरा वो 0 के इक्वल होगा, तो मुझे अगर 1 के इक्वल है तो 1 रिटर्न कर दो, अगर 0 के इक्वल है तो 0 रिटर्न कर दो। और फिर उसके बाद मुझे मेरे यहाँ पे जो मेरे रिकर्जन पार्ट मैंने यूज किया है, मुझे वो रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ये नहीं यूज, ऐसे नहीं यूज करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न पार्ट यूज करूंगा।
ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली कोड रन हो गया। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास एक ना बेसिक सा कोड है, इसको हम ड्राई रन करते हैं क्या हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मेरे जो इनपुट है वो मेरा इक्वल है 4 के इक्वल। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे n है वो 4 के इक्वल आएगा। सबसे पहले क्या होगा कि वो देखेगा इफ n इज इक्वल टू 1, जो कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि मेरा जो n है वो 1 के इक्वल नहीं है, तो ये इस फॉल्स से बाहर आएगा। ठीक है, इसको स्किप कर देगा और फिर इस फॉल्स को इफ को चेक करेगा। यहाँ भी देखेगा मेरा जो n है वो बेसिकली 4 के इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगी। फिर क्या करेगा, रिटर्न ब्लॉक में आएगा। जब रिटर्न ब्लॉक में आएगा ना, तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास वो यहाँ पे रिकर्जन यूज करेगा। अब रिकर्जन कैसे यूज करेगा, अब यहाँ पे हम समझते हैं रिकर्जन का फ्लो, कि रिकर्जन यहाँ पे किस तरह काम कर रही है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो मेरा n है वो मेरे पास 4 के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने इसकी रिकर्जन कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा जो मैंने इसका फिबोनाची फाइंड करना है 4 का। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि मेरे पास जो फिबोनाची होता है ना, लाइक किसी भी नंबर का, वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके जो रीसेंट दोनों नंबर थे ना, लेट्स से मैंने 4 है। ठीक है, तो मेरे पास 4 है, तो 4 के जो दो रिसेंट नंबर थे वो थे 2 और 3। हमने उन दोनों का फिबोनाची कैलकुलेट करना है, उसको सम करके हम उसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने 4 का फिबोनाची कैलकुलेट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रिसेंट वैल्यूज है ना दोनों, उसकी जो रिसेंट वैल्यूज क्या है 2 और 3, उनका मुझे फिबोनाची फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 4 का यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर मजीद यानी जब मैं रिकर्जन यूज कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि रिकर्जन मेरे पास जो डायरेक्ट आंसर है ना, मेरे पास सेकंड, मेरे पास यहाँ पे मुझे डायरेक्ट जो अगर मैंने फिबोनाची 4 लिखा है तो मुझे डायरेक्ट फिबोनाची 4 का आंसर नहीं मिल जाएगा। रिकर्जन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो मजीद इन डेप्थ जाता है। ठीक है, वो इन डेप्थ जाएगा, इन डेप्थ जाके वो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, जब वो देखेगा फिबोनाची 4, तो उसे डायरेक्ट फिबोनाची 4 का आंसर नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, वो इन डेप्थ जाएगा, वो 4 के नीचे एफ ऑफ 3 में जाएगा। ठीक है, और वहां पे क्या कॉन्सेप्ट है कि हम जो 4 है ना, उसके जो रिसेंट दो वैल्यूज थी ना, उसको हम बेसिकली उनके फिबोनाची को प्लस करते हैं। मेरे पास एफ ऑफ 4 है, और मेरे पास यहाँ पे एफ 4 का मेरे पास जो आएगा वो एफ ऑफ 3 आएगा, और एफ ऑफ उसके साथ साथ एफ ऑफ 2 आएगा। अब मुझे नहीं पता मेरे पास जो एफ ऑफ 3 है उसका यानी आंसर क्या है फिबोनाची 3 का, तो क्या करेगा, मजीद इसकी इन डेप्थ में जाएगा। तो क्या करेगा, इसकी जो दो रिसेंट वैल्यूज है ना उनको भी देखेगा। ठीक है, इसकी जो 3 की दो रिसेंट वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1। ठीक है, और जो मेरे पास एफ ऑफ 2 है ना, इसकी भी दो रिसेंट वैल्यूज क्या होंगी, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो n है ना, लेट्स से ये सारे n ही है, ये भी n है, ये भी n है, ठीक है, ये भी n है। अब हमारे पास जब मैं f ऑफ 1 पे जाऊंगा ना, ठीक है, मेरे पास ये f ऑफ 2 था। अब मुझे नहीं पता f ऑफ 2 क्या है बेसिकली मेरे पास यहाँ पे, वो तो फिबोनाची क्या है। तो मैं मजीद इसके अंदर भी इन डेप्थ में जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, f ऑफ 1 में जाऊंगा, और f ऑफ मैं अपने यहाँ पे 0 में जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ भी मैं आके अपने जो f ऑफ 2 का मुझे नहीं पता, तो f ऑफ 1 में जाऊंगा, और मैं फिर क्या करूंगा, f ऑफ 0 में जाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास इसके नीचे कुछ भी नहीं बेसिकली। ठीक, उसकी वजह क्या है कि मेरे पास अब बेस केस टच हो रहे हैं। अब बेस केस से टच हो रहे हैं, आपने प्रॉब्लम में देखा था कि मैंने यहाँ पे बेस केस कुछ लिखे हुए हैं। अगर मेरा जो बेस केस है ना, ठीक है, अगर मेरे पास जो एन की वैल्यू 1 आती है ना, तो मुझे 1 रिटर्न कर दो। अगर वो 0 आती है तो मेरे पास यहाँ पे 0 रिटर्न कर दो। तो अगर आप स्केलेटॉन में देखें, मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, मेरे पास यहाँ बेस केस जो है वो टच हो रहे हैं। मेरे पास जो एफ ऑफ 2 थी ना, उसके अंदर एफ ऑफ 1 वैल्यू आ रही है। अगर मेरे पास एफ ऑफ 1 आती ना, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या करो, यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे एफ ऑफ 0 है वहां पे मेरा 0 आ जाएगा। और मेरे पास क्या कंडीशन थी कि दोनों को बीच में प्लस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो मैंने इसको कैलकुलेट किया ना, तो 1 प्लस 0 मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इससे मुझे क्या पता चला, मेरी जो एफ ऑफ 2 है ना, 2 का फिबोनाची मेरे पास वो क्या आएगा, 1 आएगा बेसिकली। मेरे पास जो 2 का फिबोनाची ना यहाँ पे, वो मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ 1 है, जो इसके राइट पार्ट में मेरे पास एफ ऑफ 3, फिबोनाची 3 के राइट पार्ट में मेरे पास क्या है, एफ ऑफ 1 है। एफ ऑफ 1 मेरा बेस से टच हो रहा है, जो मेरा अगर मेरा जो एन है 1 की इक्वल होगा तो मुझे बेसिकली 1 ही रिटर्न कर दो। तो यहाँ भी मेरे पास बेसिकली क्या होगा कि मैं यहाँ पे
अपना 1 लिख दूंगा, ठीक है। और मेरे पास वही कंडीशन थी, बीच में हम दोनों प्लस कर रहे हैं, दोनों जो प्रीसीडिंग वैल्यूज थी उनको, ठीक है। तो क्या होगा, मेरे पास जो एफ ऑफ 3 है, उसकी मेरे पास जो मैं इसे 1 + 1 करूंगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला, मेरे पास जो एफ ऑफ 3 है ना, उसका फिबोनाची अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, मेरे पास 2 आएगा। इसी तरह मेरे पास यहीं पे जो सेम केस हो रहा है, मेरे पास जो F1 है, यस मैम, 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 सॉरी सर, मैम। अ, ये जो f(4) से f(2) में गए हैं, तो इसमें f(2) इंक्लूड तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब f(1) इंक्लूड होना चाहिए, मतलब इसकी प्रीवियस वैल्यू। F4 की प्रीवियस वैल्यू क्या थी हमारे पास? नहीं नहीं, f(4) से जब हम लोग f(2) में गए, f(3) में गए थे ना, तो जो हम्म, f(2) में हम गए थे, तो हम्म। इसमें जो आगे हमने फर्दर इसको किया, तो उसमें सिर्फ f(1) नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम उसे प्रीवियस वैल्यू ले रहे हैं। लेट्स से मेरे पास ये F(2) है इस टाइम, ठीक है। इसकी प्रीवियस वैल्यूज क्या नहीं नहीं, होंगी? इसके एफ साथ वाले। के हाँ, साथ वाली कह रही हैं आप? हाँ, ठीक है सॉरी ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है। ये शायद मैंने यहाँ इसके गलत लिखा साथ होगा। वाले। बिल्कुल बिल्कुल, F(2) नहीं, यहाँ पे बेसिकली माइनस 0 ही आएगा, ठीक है। ये पार्ट को आप सॉरी स्किप कर दें, ठीक है, माई मिस्टेक। तो F(2) है, उसके मेरे पास रिसेंट वैल्यूज क्या है? F(0) है और F(1) है, ये F(1) है और F(0) है, ठीक है। तो मेरे पास जो क्या हुआ कि F(3) मेरे पास क्या आया था? F(3) मेरे पास आया था, जस्ट सेकंड, 2 आया था, ठीक है। तो मैंने F(3) की जगह वहां पे 2 लिख दिया, और उसके बाद मेरे पास ये वाला पार्ट था, ठीक है। इस पार्ट के अंदर मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? मेरे पास जो F(0) है वो 0 आ गया, F(1) है वो 1 आ गया। इन दोनों प्लस करूंगा, मेरे पास जो F(2) है ना, ठीक है, वो मेरे पास F(2) मेरे पास बेसिकली यहाँ पे जस्ट सेकंड, F(2) मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 आ गया, ठीक है। और मेरे पास कोई मुझे याद कराएगा, मेरे पास F(2) क्या था मेरे पास? सॉरी, F(3) मेरे पास क्या आंसर आया था? अच्छा, आई गेस थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई है मेरे पास, ये शायद थोड़ा भूल गया। F(3) था, ठीक एफ है। ऑफ 3 2 आता है। F(3) 2 होता है ना, ठीक है। जी। और मेरे पास यहाँ पे जस्ट सेकंड में दोबारा थोड़ा कर लेते कॉपी। F(3) था, F(2) था, ठीक है। F(3) के नीचे मजीद मेरे पास F(2) था और F(1) था, ठीक है। और F(1) था, ठीक है। F(1) मेरे पास 1 आ गया, और मेरे पास जो F(2) है वो मजीद आगे डिवाइड होगा F(1) के अंदर और F(0) के अंदर, ठीक है। मेरे पास ये 0 आ गया, 1 आ गया, इसको प्लस किया, मेरे पास F(2) जो है मेरा बेसिकली 1 की इक्वल हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। और ये मेरा हो गया 1 की इक्वल, और मेरे पास F(1) 1 ही था, तो मेरे पास जो F(3) था मेरा, वो बेसिकली मेरा इक्वल आ गया 1 के ही। तो जो F(3) है ना मेरा, वो 2 की इक्वल है, ठीक है। तो मेरे F(3) के अंदर मेरे पास 2 आ गया, और जो F(2) था उसके अंदर मेरे पास, हमने पहले बताया था, F(2) मेरा 1 की इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 आ गया। तो F(3) का जो मेरे पास जो फिबोनाची था वो 2 आया, ठीक है। और जो F(2) था उसका फिबोनाची मेरे पास यहाँ पे आया 1। इनको अगर मैं प्लस करूँ आपस में, मेरे पास 3 आएगा। इस चीज से मुझे इंडिकेट होता है मेरा जो F4 का फिबोनाची ना, वो मेरे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ड्रायरन किया है कि रिकर्जन का यूज करते हुए, जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये हमने बेसिकली यहाँ पे रिकर्जन यूज की थी। रिकर्जन को हमने पहले इन डेप्थ में जाके हम बार बार उसके जो हमने स्मॉलर पीसेस में आंसर बनाए, फिर हमने उनको आपस में वाइंड अप करते करते उसका आंसर निकाल लिया। मेरे पास जो Fibonacci 4 था ना, उसका आंसर मेरे पास आ गया 3। अगर हम लीड कोड में जाके देखें, मेरे पास जो Fibonacci इनपुट 4 है ना, उसका आंसर मेरे पास आ रहा है 3, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली एक जो 4 का Fibonacci, इसका आंसर मेरे पास 3 आ गया। तो इस तरह मेरे पास ये वाला कोड जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक रिकर्जन का यूज करते हुए हमने यहाँ पे अपना जो 4 का फिबोनाची, ये हमने फिबोनाची नंबर फाइंड किया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं, जो मेरे पास है। अब टाइम शॉर्ट है आई गेस, तो मैं ऊपर से आइडिया देता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ पे हम लाइक अपनी टेक्निक यूज करें। तो लेट से मैंने फाइंड करना है 6 का फिबोनाची, ठीक है। मेरे पास जो वैल्यू है वो है 6, ठीक है। मेरे पास n = 6 है, मैंने 6 का फिबोनाची फाइंड करना है। और मेरे पास एक टेक्निक होती है, मैं अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, जैसे हमने पहले रिकर्जन के थ्रू किया था, तो मेरे पास जो F(6) थी, इसकी मेरे पास 2 प्रीसीडिंग वैल्यूज क्या है? वो है, एक तो F(5) है,
ठीक है, और एक है वो मेरे पास एफ ऑफ फोर है, ठीक है। और जो एफ ऑफ फोर है उसकी टू प्रीसीडिंग वैल्यूज क्या है, वो है एफ ऑफ थ्री है, ठीक है। और मेरे पास एफ ऑफ टू है, और मेरे पास जो एफ ऑफ थ्री है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यूज क्या है, एफ ऑफ टू है, और मेरे पास है एफ ऑफ वन। और एफ ऑफ टू की प्रीसीडिंग वैल्यूज क्या है मेरे पास, वो है एफ ऑफ, सेकंड, एफ ऑफ वन है, ठीक है, और वो एफ ऑफ जीरो, ठीक है। और एफ ऑफ टू की मेरे पास यहाँ पे जो प्रीसीडिंग वैल्यूज हैं वो मेरे पास एफ ऑफ वन है और एफ ऑफ जीरो, ठीक है। ये मैंने एक फोर का बना लिया, इस तरह मैं फाइव की दोबारा से करूंगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, मेरे पास जो फाइव की प्रीसीडिंग वैल्यूज क्या है, वो है मेरे पास एफ ऑफ फोर और एफ ऑफ थ्री। उसके बाद एफ ऑफ फोर की मेरे पास क्या है, एफ ऑफ थ्री है प्रीसीडिंग वैल्यूज, और एफ ऑफ टू है, और थ्री के मेरे पास यहाँ पे एक लाइक लंबा सा बन जाता है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक समझाने के लिए, ठीक है। इसको हम मजीद आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इसको वाइंड अप करेंगे मेमोराइजेशन को यूज करते हुए। एफ ऑफ टू, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ वन है, ठीक है। और जो एफ ऑफ टू है मेरे पास, वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ वन और एफ ऑफ जीरो, ठीक है। और एफ ऑफ टू यहाँ पे मेरे पास जो था वो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ वन, एफ ऑफ जीरो, और इसी तरह मेरे पास ये डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ लाइक टू के अंदर, ठीक है, और मेरे पास एफ ऑफ वन के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास जो एफ ऑफ टू है मेरे पास, वो मेरे पास एफ ऑफ वन के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और एफ ऑफ जीरो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक लाइक मेरे पास, अगर मैं रिकर्जन का यूज करूँ, मेरे पास एक लंबा सा लाइक ट्री बन गया, या एक तरह से ग्राफ बन गया रिकर्जन का यूज करते हुए। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं, अगर मैं इतनी रिकर्जन कर ली है, उसके बाद तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि इन सबको आपस में वाइंड अप करते करते आंसर निकालूं। अब मैं एक टेक्निक है जिसको मैं यूज करेंगे हम, जिसे मैं कहता हूँ मेमोराइजेशन, जिसको हम कहते हैं टॉप डाउन, ठीक है। टॉप डाउन कैसे, हम यहाँ से शुरू करते हैं और हम अपने एंड तक जाते हैं, ठीक है। एंड तक जाकर हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज मेरे पास होंगी, ठीक है, लेट से मैंने टॉप से शुरू किया और मैं एंड तक गया, मैंने टॉप से शुरू किया, मैंने एक एक करते सबका मैंने ट्री बना लिया, और मैं जो एंड तक गया अपने, जब तक मेरे पास मेरा जो ट्री है वो बनना खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। अब जब मैं एंड पे जाऊंगा ना, तो डाउन के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वैल्यू को, लाइक मेरे पास एफ ऑफ वन था, उस वन की इक्वल होता है, एफ ऑफ जीरो जीरो की इक्वल होता है, ठीक है। इनको जब मेरे पास ये एक दफा आंसर आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इन आंसर को अपनी एक मेमोरी के अंदर स्टोर कर लूंगा मेमोराइजेशन का यूज करते हुए। वो मैं किस तरह स्टोर करूंगा, हमारे पास मेमोराइजेशन के अंदर क्या होता है, हम एक मेमोरी बना लेते हैं, जिस तरह हम डिक्शनरी बनाते थे ना, या मैपिंग करते थे, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते थे, एक लाइक आंसर होता था, एक लेट से एग्जांपल ले लें हम, इंडेक्स और वैल्यू की, हम एक आंसर वैल्यू थी, उसको हम उसके इंडेक्स से इक्वल इंडेक्स के साथ मैप कर देते थे। इस तरह हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू लेंगे, ठीक है, एक लेट से कोई भी वैल्यू है मेरे पास, जैसे कि हमारे पास एक बेस केस था जो कि था जीरो है, अगर मेरे पास जीरो आता है तो मुझे जीरो रिटर्न कर दो, अगर मेरे पास वन आता है तो मुझे वन रिटर्न कर दो, ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे बेस में कर रहे हैं। इस तरह मैं क्या करूंगा, मैं अपने मेमोराइजेशन का यूज करते हैं, मैं अपनी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को स्टोर करता रहूंगा। लेट्स से मेरे पास जीरो है तो मुझे जीरो स्टोर रिटर्न कर दो, वन है तो वन रिटर्न कर दो। जैसे मेरे पास फोर था तो फोर था, फोर का फिबोनाची क्या होता है, थ्री होता है। मेरे पास यहाँ पे मेरी डिक्शनरी के अंदर सेव कर दो, मेरे पास फोर का जो फिबोनाची है वो थ्री ही आएगा। अभी काम किस तरह करेगा, मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया कि मेरे पास जो जीरो है, ठीक है, जो मेरे पास जीरो आएगा तो जीरो ही रिटर्न कर दो, जो वन आएगा, सॉरी, यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वन ही रिटर्न कर दो, ठीक है। तो अभी काम किस तरह करेगा, मैंने यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ लिखा कि मेरे पास जो एफ ऑफ वन है वो वन की इक्वल है, और एफ ऑफ जीरो है वो जीरो की इक्वल है। तो मैंने इन दोनों को ऊपर अपनी डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा लिया। क्या होगा, मेरे पास ये जो पार्ट है, ठीक है, जस्ट सेकंड, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा जो एफ ऑफ वन था, ठीक है, टू के अंदर एफ ऑफ वन था, वो वन की इक्वल था, और जीरो था वो मेरा जीरो के इक्वल था। मैं इनको प्लस करूंगा तो एफ ऑफ टू के अंदर मेरे पास क्या आएगा, वन आ जाएगा। जो वन प्लस जीरो है मेरे पास वन आ गया, तो एफ ऑफ टू का फिबोनाची जो है मेरे पास, वो मेरे पास यहाँ पे बेसिकली वन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको रिमूव करके, एफ ऑफ टू को रिमूव करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरे पास एफ ऑफ टू क्या आ रहा है, बेसिकली वन आ रहा है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, साथ अपनी डिक्शनरी के अंदर लिख लूंगा कि मेरे पास जो मेरा
टू है, उसका फिबोनाची मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, मैंने अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे मुझे डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, मेरी जो मेमोरी के अंदर स्टोर है ना, इससे मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो भी मेरे पास f(2) है ना, उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। मेरे पास लेट से मेरे पास यहाँ पे ये f(2) है, इसको मैं रिमूव कर दिया। ठीक है, और मेरे पास ये वाला f(2) है, मेरे पास ये रिमूव कर दिया। और मेरे पास लेट से ये वाला f(2) है, इसको भी रिमूव कर दिया। और ये वाला f(2) है, इसको भी रिमूव कर दिया। और जहां जहां मेरे पास f(2) है ना, वहां पे डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, मैं लिख लूंगा मेरे f(2) के अंदर क्या था, 1 था। तो यहाँ भी मैं 1 लिख लूंगा, मैं यहाँ पे भी 1 लिख लूंगा, मैं अपने लेट से कहीं और भी है वहां भी मैं 1 लिख लूंगा। ठीक है, और इस तरह करते करते मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कंप्यूटेट करता रहूंगा। जी मैम, हैंड रेज है। सर ये रिटर्न करने वाली बात नहीं समझ आई। कौन सी वाली? ये रिटर्न करने वाली, कौन सी पहले दोबारा बताइएगा। ये जो एंड पर रिटर्न नहीं कर रहे थे वैल्यूज 1 2, हाँ, ऊपर वो जो हमारे हमें बेसिकली रिटर्न के वैल्यू यह डिक्शनरी के अंदर की, कह रही है। यही। जी जी, अच्छा, ये डिक्शनरी के अंदर। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है मेमोराइजेशन का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बॉटम अप, सॉरी टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर एक टेक्निक यूज होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कोई आंसर हमें मिल जाता है ना, तो हम उसको अपने डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा देते हैं। फिर क्या होगा कि जब हमारी डिक्शनरी के अंदर वो आंसर सॉल्व होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें वही प्रॉब्लम दोबारा देखने को मिलती है ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे दोबारा उसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास पहले ही हमारी कैश के अंदर वही जो प्रॉब्लम है, यानी इसका आंसर पहले स्टोर है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उधर ही हम अपना जो आंसर है, ना कि उसे कैलकुलेट करें, हम डायरेक्टली वहां पे हम अपना जो आंसर है वो वहां पे लिख लें। तो इस तरह हम रिटर्न करवा रहे हैं, हम अपनी जो डिक्शनरी के अंदर उसको स्टोर करवा रहे हैं। और लेट से मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे मिलता है कि मुझे 2 का फिबोनाची काउंट करूँ, तो मैंने 2 का फिबोनाची काउंट करना, मेरे पास पहले ही मेमोरी के अंदर लिखा है कि मेरे पास जो 2 का फिबोनाची आएगा वो 1 आएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी मेरे पास f(2) थे ना, उनको मैंने डायरेक्टली क्या किया, मैंने उनकी जगह 1 लगा दिया। यहाँ भी मैंने 1 लगा दिया, मैंने यहाँ भी 1 लगा दिया, तो मैंने डायरेक्टली उनको यहाँ पे सॉल्व कर लिया बेसिकली। ठीक है, तो अब मेरे जी, पास रिकर्जन ग्राफ की वैल्यूज नेगेटिव में जा सकती है। ये दोबारा बताइएगा। ये रिकर्जन ग्राफ की वैल्यूज नेगेटिव में जा सकती हैं। नहीं मैम, रिकर्जन ग्राफ की वैल्यूज नेगेटिव में नहीं जा सकती। मैं ये कह रही क्योंकि हूँ कि ये रिकर्जन ग्राफ की वैल्यूज नेगेटिव में जा सकती हैं। नहीं मैम, हमारे पास जो बेस केस है ना, हमारे पास वो 0 और 1 तक की है, 0 से नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं जा सकती। जब वो 0 टच होगा तो उस पर चल जाएगा, तो हमारी रिकर्जन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू दोबारा वाइंड अप हो जाएंगी, हमारे पास लिमिटेशन होती है बेसिकली। तो ये नेगेटिव में नहीं जा सकती इस केस में। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमें अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया कि 2 का फिबोनाची क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा मेरे पास,